हरिद्वार में कुंभ के समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि मां गंगा कोरोना वायरस का नाश कर देती हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन मां गंगा जरूर कुंभ के दौरान कोरोना की जांच में फर्जीवाड़ा करने वालों से कुपित होंगी। आखिर कोरोना के आंकड़े छुपाना इतना बड़ा पाप क्यों है, जो गंगा में बार बार डुबकी लगाने से भी दूर नहीं हो सकता? आपको बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही। कुल मिलाकर डाटा उस आटे की तरह है जिससे भविष्य की योजनाओं की रोटी बनती है। अगर आटे में मिलावट की जाएगी तो रोटी आपकी सेहत को खराब कर देगी। उसी तरह अगर डाटा में मिलावट होगी, फर्जीवाड़ा होगा, तो उससे वायरस खत्म नहीं होता, बल्कि उससे वायरस की उम्र, वायरस की जिंदगी और बढ़ जाती है और आपकी जिंदगी लंबे समय के लिए खतरे में पड़ जाती है। हरिद्वार में महाकुंभ के दौरान लाखों की संख्या में भक्त कोरोना प्रोटोकॉल गंगा में बहाते नजर आए थे। तब कोरोना विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि उमड़ रही भीड़ सुपर स्प्रेडर का काम कर सकती है। लेकिन उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तब के एक आंकड़े ने इस चेतावनी पर पानी फेर दिया। कहा गया कि उत्तराखंड के 12 जिलों में संक्रमण दर औसत रूप से 14.2% पाई गई, जबकि हरिद्वार में यह सिर्फ 2.8%, यानी कुंभ का कोरोना वायरस पर कोई असर नहीं। लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर हुई जांच में पता चला है कि जिन 4 लाख लोगों की कोरोना जांच की गई, उनमें से 1 लाख तो कागजी थे, फर्जी थे। नाम फर्जी, पता फर्जी, मोबाइल नंबर फर्जी। आपको ध्यान होगा कि इसी तरह के फर्जीवाड़ों की खबरें कुछ समय पहले बिहार से भी आई थी। कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई, नहीं हुई, इसको लेकर राज्य सरकारों पर और यहाँ तक कि केंद्र सरकार पर भी असली आंकड़े छुपाने के आरोप लगते रहे हैं। बड़ा सवाल उठता है कि क्या हम आंकड़े छुपाकर कोरोना के वायरस की मदद नहीं करते? कुंभ के दौरान आंकड़े छुपाकर या फर्जीवाड़ा करके कोरोना वायरस का भला ही किया गया। वायरस को खुलकर फैलने का मौका दे दिया। सिर्फ 2.8% की संक्रमण दर की खबर सुनकर ज्यादा संख्या में भक्त हरिद्वार डुबकी लगाने पहुंचे। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी ये सोचकर लापरवाह हो गया कि गंगा मैया की कृपा है, सब ठीक ही चल रहा है। साधु संत भी धड़ल्ले से जुलूस निकालकर शाही स्नान करने आने लगे। आम जनता भी काबू में कोरोना की बात सोचकर गंगा भक्तों से खुलकर मिलने जुलने लगी। इस सब का नतीजा ये निकला कि कोरोना तेजी से फैला। कुंभ से अपने अपने राज्य लौटे भक्त गंगा जल के साथ कोरोना वायरस भी ले गए और प्रसाद की तरह पूरे गांव, देहात, कस्बे, शहर में बांट दिया। एक ही जगह इतनी बड़ी भीड़ के बीच कोरोना संक्रमित लोगों ने सुपर स्प्रेडर का काम किया। उत्तराखंड राज्य में हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ मेले में हरिद्वार जिले का संक्रमण दर राज्य के अन्य 12 जिलों की तुलना में 80% कम था। अप्रैल के महीने में जहां हरिद्वार जिले का संक्रमण दर 2.89% था, वहां पर राज्य के अन्य 12 जिलों का संक्रमण दर 5 गुना ज्यादा 14.18% रहा। अप्रैल माह में पूरे प्रदेश में 10,40,000 टेस्ट हुए, जिनमें सर्वाधिक 58% हरिद्वार में संचालित किए गए थे। महाकुंभ के शुरुआती दिनों से ही यह स्पष्ट था कि जिले का संक्रमण दर राज्य के अन्य जिलों की तुलना में और राष्ट्र के अन्य राज्यों की तुलना में कहीं कम था। अगर हमारी व्यवस्था शुरू से ही सतर्क, सजग और ईमानदार होती तो इस कथित टेस्टिंग फर्जीवाड़े को शुरू में ही रोका जा सकता था और देश और विदेश के हजारों लाखों लोगों की जान को जिसे जोखिम में डाला गया, उससे बचा जा सकता था। अब आप दूसरी तस्वीर की कल्पना कीजिए। अगर 1 लाख फर्जी जांच नहीं होती और हरिद्वार में भी कोरोना की संक्रमण दर अन्य जिलों की तरह 14% के आसपास होती तो क्या होता? हरिद्वार की प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग से लेकर राज्य सरकार चिंतित होती। साधु संतों को असली और सच्चा आंकड़ा दिखाकर कुंभ जल्द समाप्त करने की गुहार करती। आखिर जान सबको प्यारी होती है। 14% का आंकड़ा देखकर भक्त भी कुंभ में आने से हिचकते। सही आंकड़ा देखकर दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों की सरकारें चेतती। हरिद्वार से आने वालों को क्वारंटाइन करती। गंगा में डुबकी लगाकर लौट रहे लोग खुद भी कोरोना को लेकर गंभीर होते।
वो आपस में आकर खुद ही आइसोलेशन में चले जाते हैं। सुपर स्प्रेडरों को कोरोना फैलाने का मौका कम मिलता क्योंकि कम लोग हर की पौड़ी में मिलते हैं। अगर राज्य सरकारों को समय रहते पता चल जाता कि कुंभ में संक्रमण का आंकड़ा 14% पार है तो वो एहतियाती तौर पर अपने अपने यहाँ आईसीयू बेड, वेंटिलेटर्स, दवाइयाँ, ऑक्सीजन का पहले से इंतजाम करके रखते हैं। हरिद्वार जिले में हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ मेले में जहां एक तरफ कथित टेस्टिंग फर्जीवाड़े की जांच चल रही है, यह बड़ा जरूरी है कि जांच का विस्तार होते हुए साइबर फ्रॉड, क्योंकि लाखों लोगों की निजता का, उनकी प्राइवेसी का, उनकी डेटा का मामला भी हमारे सामने है। और ये जो पूरा बुनियाद जो रखी गई है इस पूरे कथित फर्जीवाड़े की, वो लोगों के डिटेल्स, उनके डाटा के ऊपर है। तो यही उम्मीद रहेगी कि इस प्रकरण से सीख लेते हुए भविष्य में भी इस किस्म की चुनौतियों से किस तरीके से हम लोग पार आ पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस पहलू के ऊपर भी एक गंभीर विचार जांच एजेंसी के माध्यम से किया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि सही आंकड़े कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हथियार की तरह काम करते हैं। हमें पता चल जाता है कि वायरस किस तेजी से फैल रहा है, कितना खतरनाक है, किन किन क्षेत्रों और आयु वर्ग में फैल रहा है। आगे चलकर इसका मुकाबला करने के लिए दवा बिस्तर से लेकर ऑक्सीजन के किस स्तर पर इंतजाम करने हैं, आदि आदि। कोरोना की दूसरी लहर जा रही है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। ऐसे में जरूरी है कि आंकड़ों को लेकर पूरी पारदर्शिता बरती जाए, अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उन्हें सजा दी जाए। विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज, जयपुर। कोरोना के प्रकोप की वजह से केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ यानी 4 धाम की यात्रा बंद की गई थी। इसे एक बार फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। तारीखें सामने आ चुकी हैं, लेकिन यात्रियों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। पर सरकार के फैसले से सवाल भी कुछ खड़े हुए हैं। अब रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड सरकार का 4 धाम यात्रा पर बड़ा फैसला। 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के लोगों को दर्शन की इजाजत। 11 जुलाई से प्रदेश के सभी जिलों के लोगों को दर्शन की इजाजत। बस शर्त सिर्फ ये है कि यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। कुछ दिनों पहले ही हरिद्वार में ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़ी कंपनियां और होटल एसोसिएशन ने मार्च निकाला था और सरकार से 4 धाम यात्रा खोलने की मांग की थी। माना जा रहा है कि कारोबारियों के दबाव में ही सरकार ने यात्रा खोलने का फैसला लिया है। लेकिन एक सवाल अहम भी है, वो ये कि यात्रा को शुरू करने से जुड़ी एक याचिका नैनीताल हाईकोर्ट में लंबित है। हाईकोर्ट ने सरकार को साफ साफ कहा है कि कहीं 4 धाम यात्रा शुरू करने से प्रदेश में कुंभ जैसे हालात न बन जाएं और एक बार फिर कोरोना न फैल जाए। इसके लिए सावधानी जरूरी है। अदालत ने 21 जून तक 4 धाम खोलने की नई गाइडलाइंस पेश करने को कहा है, लेकिन अब तीरथ रावत सरकार 20 जून को ही बिना कोर्ट में सुनवाई पूरी हुए यात्रा खोलने का फैसला कर चुकी है। अयोध्या में राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए देश भर से चंदा इकट्ठा किया गया। मंदिर तीर्थ ट्रस्ट पर उस चंदे की चोरी के आरोप लग रहे हैं, रामद्रोह के आरोप। और वजह बड़ी साफ है, 1 महीने के भीतर मंदिर के लिए खरीदी जा रही जमीन की सौदेबाजी सवालों के घेरे में आ गई है। तो पहली बार 15 मिनट के भीतर जमीन की कीमत 9 गुना ज्यादा हो गई थी। दूसरी बार जमीन 3 महीने के भीतर 12 गुना ज्यादा कीमती हो गई। जमीन हमेशा से सबसे बड़ी जायदाद रही है। वजह है इसकी कीमतों में लगातार होने वाली बढ़ोतरी। इसीलिए हमेशा से जमीन में निवेश करने को मुनाफे का सौदा माना जाता है। वजह है उससे मिलने वाली रिटर्न। लेकिन ये रिटर्न कितनी हो सकती है, इसकी भी एक सीमा होती है। पर अयोध्या में ये सारी सीमाएं टूटती जा रही हैं। राम मंदिर से जुड़ी जो जमीनें खरीदी जा रही हैं, उसमें रिटर्न 1000% से भी ऊपर है, यानी कल्पना से भी बहुत ज्यादा। 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में बेचने का पहला मामला तो आप जानते हैं। अब मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई एक और जमीन में नया विवाद सामने आ गया है। विवाद की वजह है टीवी स्क्रीन पर जो जमीन आप देख रहे हैं वो 3 महीने में 12 गुना ज्यादा कीमती हो गई। मैं
इस वक्त उसी प्लॉट पर मौजूद हूँ जहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बड़ा सा प्लॉट है जिसका क्षेत्रफल 890 वर्ग मीटर है और ये रामकोट इलाके में है। रामकोट जन्मभूमि का इलाका है, यहाँ से राम जन्मभूमि बहुत नज़दीक है। और ये जो ज़मीन थी ये महंत देवेंद्र प्रसाद से दीप नारायण, जो कि अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे बताए जाते हैं, उनसे फरवरी में महज 20 लाख रुपए की खरीदी थी और धीरे से इस ज़मीन को 3 महीने बाद मई महीने में ट्रस्ट को बेचा गया। इसी साल 20 फरवरी को यह जमीन 20 लाख रुपए में खरीदी गई थी और मई महीने में 2.5 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट को बेची गई। एक बार फिर इस पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, वो आपको दिखाएंगे। उससे पहले इस जमीनी खेल को समझिए। कुल 8,900 वर्ग मीटर की जमीन है। इसके पहले मालिक थे महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य। फरवरी 2021 तक ये जमीन के मालिक रहे। इन्होंने जमीन दीप नारायण उपाध्याय को बेची। 20 फरवरी 2021 को यह सौदा हुआ। 20 लाख रुपए में जमीन खरीदी गई, जिसके गवाह थे वेद नारायण पांडे और पवन तिवारी। दीप नारायण उपाध्याय ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को जमीन बेच दी। 11 मई 2021 को जमीन का फिर सौदा हुआ। मंदिर ट्रस्ट ने 2.5 करोड़ रुपए में यह जमीन खरीदी, जिसके गवाह थे अनिल मिश्रा और राजकुमार दास। यानी 3 महीने में जमीन के दाम 12 गुना बढ़ गए। जमीन पर 12 गुना रिटर्न कमाने वाले दीप नारायण उपाध्याय किसी भी आरोप को खारिज कर रहे हैं, लेकिन वो अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे भी हैं। लिहाजा मंदिर ट्रस्ट के साथ साथ राजनीतिक हमले के निशाने पर दीप नारायण उपाध्याय भी हैं। हिंदुत्व की लड़ाई में खुद को बीजेपी से बड़ी साबित करने वाली शिवसेना को मंदिर ट्रस्ट के बहाने बीजेपी पर हमले का मौका मिला। 2 करोड़ की जमीन आप 18.5 करोड़ में खरीद लेते हैं। 20 लाख की जमीन आप 2.5 करोड़ दे देते हैं। 36 लाख की जमीन आप 1 करोड़ में खरीद लेते हैं। कहीं ना कहीं इस प्रश्न चिन्ह मंदिर पे नहीं उठा रहा है, ये उस ट्रस्ट पे उठा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने गठन करने की बात कही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये जिम्मेदारी दी थी। जिनको ये जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी को भलीभांति निभाएं और धर्म और आस्था के विषय के साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और किसी तरीके की मनमानी नहीं होनी चाहिए। सर्किल रेट के हिसाब से 35 लाख रुपए की जमीन 2.5 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की भूमिका एक ही महीने में दूसरी बार सवालों में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चंदा चोरी की वजह से, ट्रस्ट के भ्रष्टाचार की वजह से प्रभु श्री राम का मंदिर 1.5 वर्षों से अयोध्या में नहीं बन पा रहा। मोदी और योगी सरकारें जान लें कि राम नाम के नाम पर की गई चंदे की लूट रामद्रोह से कम कुछ नहीं। इससे पहले वाले कथित घोटाले के दौरान भी गृह मंत्रालय को दखल देना पड़ा था। अब एक बार फिर इस जमीन की खरीद फरोख्त ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। अब आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके पहले देश के सबसे बड़े राज्य में लगातार हलचल तेज है। अब यूपी के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2022 में हम चुनाव जीतेंगे, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व जिसे भेजेगा वो सीएम बनेगा, उसका स्वागत करेंगे। यानी यूपी में कौन होगा अगला चेहरा, कौन होगा मुख्यमंत्री, इसे लेकर देखिए किस तरीके से फिर से एक बार सवाल जवाब। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ये बातें कही हैं उससे कई सवाल अब खड़े हो जाएंगे। 2022 जब आएगा चुनाव जीतेंगे, उसके बाद चेहरा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजा जाएगा, जो भी आएगा स्वागत होगा। 2022 जब आएगा चुनाव जीतेंगे, उसके बाद चेहरा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजा जाएगा, जो भी आएगा स्वागत होगा। और हमारे सहयोगी रणवीर इसी खबर पर जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। रणवीर, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं, क्या उसका एक मतलब ये निकाला जा सकता है कि उन्हें योगी आदित्यनाथ का जो नेतृत्व है स्वीकार्य नहीं है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन चूंकि चुनाव 8 महीने बचे हुए हैं और 8 महीने पहले जिस तरीके से अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हों या स्वामी प्रसाद मौर्य, ये तमाम सारे नेता जो हैं अपनी अपनी तरीके से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने साफ कहा है कि 2022 का चुनाव होगा
जो पार्टी यानी कि बीजेपी जीतती है तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद अभी भी कायम है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है, इसलिए शायद इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने काफी हद तक ये साफ कर दिया है। स्वतंत्र सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने साफ कहा था कि चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा। ऐसे में ये कह पाना कि लोग नाराज हैं, नाराज होंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा या होने वाला है, ये कयास गलत है। और फिलहाल इस तरह की बयानबाजी आने वाले 8 महीनों में लगातार हम देखते ही रहेंगे। बहुत लोगों की नाराजगी होती है और अपने अपने तरीके से अपनी बात रखते हैं। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।